आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास क्रम में अगला वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने भारत में मुस्लिम आक्रमण संबंधित 2 वीडियो उम्मीद करता हूँ देखे ही होंगे। अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर जाकर देख लें। आज के इस वीडियो में देखेंगे मोहम्मद गौरी पर क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, इस प्रश्न में ज़्यादा फोकस करेंगे और इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए हम बेहतर रूप से प्रयास करेंगे और इससे बेहतर रूप से समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि पहले वाले जो 2 मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर जाकर देख लें। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं गजनी वंश। पहले वाले वीडियो में गजनी वंश के बारे में पूरी डिटेल्स में पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो में बस हम गजनी वंश के बारे में रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गजनी वंश। देखते हैं गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन की किसने किया था? अल्पतगिन ने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन नामक एक तुर्क शासक द्वारा किया गया था। जो अल्पतगिन एक अबुल मलिक का गुलाम था। तो भारत में सबसे पहले तुर्कों द्वारा आक्रमण सुबुक्तगिन ने किया था, जो सुबुक्तगिन अल्पतगिन का एक गुलाम था। तो मुख्य शासक की बात करते हैं, जो गजनवी वंश का मुख्य शासक की बात करते हैं तो कौन था? महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था। कौन था ये? महमूद गजनवी था। गजनी वंश का मुख्य शासक महमूद गजनवी था, जो भारत में 17 बार आक्रमण किया था। जो 17 आक्रमण में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 16वां आक्रमण था, जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, जो पूरी तरह से नाश करके बहुत सा धन दौलत लूटा गया था। और गजनी वंश का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटना था। मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना था। गजनी वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं, का नाम था खुसरो मलिक था। क्या नाम था? खुसरो मलिक। जो खुसरो थोड़ा एक गलत लिखा हुआ, आप जरूर सुधार कर लीजिएगा। कौन था? खुसरो मलिक था। खुसरो मलिक कौन था? तो बहराम शाह का पुत्र था, जिसको महमूद गौरी ने 1192 ईस्वी में हत्या करके गजनी वंश का अंत कर दिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं गौर वंश। और गौर वंश की स्थापना कैसे हुआ था तो आगे देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं गौर प्रदेश से, जो पहले गजनी साम्राज्य का हिस्सा था। जो गौर प्रदेश था वो पहले गजनी साम्राज्य का हिस्सा था। जो गौर प्रदेश जो गजनी और हेरात के बीच में एक छोटा सा प्रदेश होता था। जो गजनी के पतन के बाद गौर प्रदेश में एक संशवानी वंश का उदय होता है। किस वंश का? संशवानी वंश का उदय होता है। तो संशवानी वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन था। कौन था? कुतुबुद्दीन हसन था। गजनी वंश समाप्त होते ही एक वंश का उदय होता है, वो क्षेत्र था गौर प्रदेश। उस गौर प्रदेश में एक संशवानी वंश का उदय होता है और संशवानी वंश का जो पहला शासक बनता है कुतुबुद्दीन हसन था। गजनी के उत्तर में 200 मील यानी कि 320 किलोमीटर दूरी पर एक गौर नामक एक स्थान था, जो गजनी व हेरात के बीच में पड़ता था। और गौर प्रदेश में ईरानी लोग राज्य करते थे। ये लोग पूर्व ईरान से आए थे और संशवानी वंश कहलाते थे। जो गौर प्रदेश, थोड़ी बेसिक जानकारी लीजिएगा। गजनी के उत्तर में 200 मील यानी 320 किलोमीटर दूरी पर गौर नामक एक स्थान था, जो गजनी व हेरात के बीच में पड़ता था। और जो गौर प्रदेश में ही एक संशवानी वंश का उदय होता है और जो संशवानी वंश का जो पहला शासक बनता है वो कुतुबुद्दीन हसन होता है। स्थापना, गौर वंश की स्थापना किसने किया था? तो गौर वंश की स्थापना अलाउद्दीन हुसैन ने किया था। किसने किया था? गौर वंश की स्थापना अलाउद्दीन हुसैन के द्वारा किया गया था। जो अलाउद्दीन हुसैन जो था संशवानी वंश का था। किस वंश का था? संशवानी वंश का था। तो गौर वंश का मुख्य शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी था। तो बात कर लेते हैं जो अलाउद्दीन हुसैन थे। जो ये अलाउद्दीन हुसैन के 2 भतीजे, जो ये अलाउद्दीन हुसैन थे ना, अलाउद्दीन हुसैन के 2 भतीजे थे, एक गयासुद्दीन और मोहम्मद गौरी था। अलाउद्दीन हुसैन ने गयासुद्दीन को कैद करके रखा था, पर अलाउद्दीन हुसैन के पुत्र सैफुद्दीन ने आज़ाद कर दिया। कुछ समय पश्चात सैफुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह पद क्या होता है? खाली हो जाता है। तो गयासुद्दीन ने उस पद पे या उस गद्दी पर विराजमान हो जाता है। उसने गजनी को अंतिम रूप से जीत करके अपने भाई मोहम्मद गौरी को सौंप दिया और मोहम्मद गौरी ने अपने भाई को सौंपी गई सत्ता को बेहतर तरीके से स्वीकार किया और आगे चल के विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। मोहम्मद गौरी या गौरी वंश का मुख्य शासक बना और इसके द्वारा भारत में गौर वंश का बड़ा सत्ता स्थापित होने लगा। है कि गौर वंश या गौरी वंश का
मुख्य शासक कौन बनता है? मोहम्मद गौरी। कौन बनता है? मोहम्मद गौरी बनता है। और भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या बनता है? भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य बनता है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उद्देश्य क्या बनता है? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इससे पूर्व 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। उसने भारतीय राज्य को विजित भी किया था, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण भारत में एक अस्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। बाद मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन सत्ता स्थापित करने में वह भी असफल रहा। गजनवियों का उद्देश्य था भारत से अधिक धन को लूटना था, न ही साम्राज्य का विस्तार करना था और न ही इस्लाम धर्म का उतना प्रचार करना था। गजनवियों के बाद गौर वंश का उदय होता है और गौर वंश का उद्देश्य बस यही होता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन को भी लूटना और अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। उसके बाद देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी का भारत पे पहला आक्रमण मुल्तान पर 1175 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? मुल्तान पे 1175 ईस्वी में किया गया था। और दूसरा आक्रमण जो गुजरात के अनिलवाड़ा में 1178 से लेकर के 1169 ईस्वी में, उस समय गुजरात का चालुक्य वंश का शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। मूलराज द्वितीय का भाई भीम द्वितीय ने अपनी विधवा सासी माँ नायिका देवी के साथ नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट स्थित कायद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी का सामना किया। इस प्रकार से गुजरात के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। तो नोट में बात करते हैं, तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित हो जाते हैं या उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मतलब यहाँ पे चौहान छूट गया है तो आप लिख लीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो नोट में देख लीजिए, इस प्रकार गौरी दूसरी बार हार का सामना करना पड़ता है। पहला बार जो हार का सामना था वो 1178 से 1169 के बीच में गुजरात के आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। अब थोड़ी सी देख लेते हैं कि 1191 ईस्वी में पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज्य की सीमा से मिलने लगी थी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने लिए गौरी को खतरा महसूस करने लगा और गौरी को आगे बढ़ने से रोकने का निश्चय किया। एक विशाल सेना के साथ वह भटिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़ा। उस अभियान में सभी राजपूत राजाओं ने उसकी सहायता की थी, पर जयचंद्र ने उसकी सहायता नहीं की थी। इसमें कुछ जयचंद्र का कारण क्या था? जयचंद्र जो कन्नौज के राठौर वंश का राजा था, उसने इस युद्ध में अपने को अलग रखा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उसकी लड़की का अपहरण करके उसका अपमान कर दिया था। इस कारण जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं किया। तो 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराई का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से गौरी दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। और जो पहला हार का सामना 1178 ईस्वी से 1169 के बीच में गुजरात के समय पहली बार हार का सामना करना पड़ा था और दूसरी बार तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं तराई का द्वितीय युद्ध। तराई का द्वितीय युद्ध की बात कर लेते हैं तो 1192 ईस्वी में फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हो जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी और प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट के चला गया था और प्रथम युद्ध में पराजय होने के बाद इतना दुखी हुआ कि वह साल भर तप की आग में जलने लगा और 1 वर्ष की तैयारी के बाद मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना के साथ भारत में दोबारा आक्रमण किया और वह दोबारा आक्रमण उसी स्थान पे तराई पे आक्रमण हुआ, जिसे हम तराई का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तराई का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था और 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद और
तराई के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की गई थी और किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। तो उसके उपरांत इस्लाम धर्म का प्रसार प्रारंभ हो गया और हिंदू सत्ता का अंत होने लगा और फारसी शैली का आगमन होने लगा। तो अब स्टार्ट करते हैं चंदावर का युद्ध। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जयचंद्र पराजित होते हैं और मोहम्मद गौरी विजय हो जाते हैं। तराई तथा चंदावर के युद्ध से ही तुर्की का स्थापना हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध के बाद एक सिक्का जारी किया, जो पहले पहलू की ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और दूसरे पहलू की ओर अरबी भाषा में कलमा खुदवाया। क्या खुदवाया? कलमा खुदवाया। ये कलमा गलत है, ये कलमा खुदवाया। इसके उपरांत मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था और मोहम्मद गौरी के सिर्फ दास थे। जो पहला दास था कुतुबिन ऐबक था। जो पहला दास कौन था? तो कुतुबिन ऐबक था, जिसे उत्तर भारत का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। दूसरा कौन था? कुवासा था, जिसे मुल्तान व सिंध प्राप्त हुआ था। एल्दोस कौन था? एल्दोस को गजनी प्राप्त हुआ था। बख्तियारुद्दीन खिलजी को पश्चिम बंगाल मिला था। जो कुतुबिन ऐबक के द्वारा अगला शासक दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है। हम बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। जो मुख्य बिंदु बात करेंगे तो मुख्य बिंदु क्या है कि मुख्य बिंदु इससे पहले सबसे पहले वीडियो में हमने अपलोड किया था भारत पे अरबों का आक्रमण। तो भारत पे सबसे पहले अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। जो उद्देश्य क्या था? धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। और अरबों द्वारा ही सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था। तो जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद दिरहम सिक्का भी जारी किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम सिक्का भी क्या किया था? जारी किया था। अब इसके बाद देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। भारत पे तुर्कों का आक्रमण की बात करते हैं। ये वीडियो 2 में हमने बताया था कि भारत पे तुर्कों का आक्रमण संस्थापक कौन था? अल्पतगिन था। अल्पतगिन था कौन था? अबुल मलिक का गुलाम था। सबसे पहले भारत पे तुर्कों द्वारा सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन कौन था? तो अल्पतगिन का गुलाम था और दास था। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था। कौन था? मोहम्मद गजनवी था, जो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, तुर्क द्वारा जो वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के ही द्वारा तुर्कों द्वारा ही या मोहम्मद गौरी के द्वारा ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापित हो जाती है। तो इसके उपरांत उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।